I am good, Amit Patel. Thank you very much for asking. तो सोचो एक चार्ज है जिस दृश्य है, वो चीज क्या है? अदृश्य है। मुझे नहीं पता वो क्या है, वो अदृश्य है। उसके बारे में अभी ऐसा मैं तू तो जानता ही नहीं। अदृश्य कोई अदृश्य चीज है, पर इस अदृश्य चीज के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में अगर कोई दूसरा चार्ज आ जाए तो अगर वो सेम नेचर का हुआ तो रिपल्शन फील करेगा, और अगर वो अपोजिट नेचर का हुआ तो वो अट्रैक्शन फील करेगा। तो यानी कि हर चार्ज अपने आसपास कुछ तो ऐसा जनरेट करता है जिसकी जो जनरेट करता है उसका वो ऐसा बोलो इन्फ्लुएंस है। अच्छा, हमने समय के साथ देखा कि वो जो चार्ज का इन्फ्लुएंस है वो धीरे धीरे जितना दूर जाओगे उतना घटता जाएगा। तो हमने देखा कि अगर उस इन्फ्लुएंस के अंदर हम किसी चार्ज को ले आए तो भाई उस चार्ज पर फोर्स लगने लगता है। वो फोर्स कितना है? वही तो कूलम्स लॉ था। हाँ, पर कूलम लॉ एक फोर्स था जो दो चार्जेस को बता रहा था, दो चार्जेस के बीच में क्या फोर्स। अगर हमें कोई ऐसी चीज डिफाइन करनी हो जो एक अकेले आदमी की ताकत बताता, मतलब एक अकेले चार्ज की, तो उसे डिफाइन करा गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं, अभी बहुत सिंपल भाषा में समझ में आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे समझो कि कूलम्स लॉ दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स है उसकी ताकत बताता है, तो उसमें दोनों का होना जरूरी है ना। ये किसी एक की ताकत नहीं बताता। हमने बोला किसी एक की कितनी ताकत है ये बताओ, कि उसके पास में दूसरा चार्ज लाए तो कितना उस पर फोर्स लगा पाएगा। तो हमने एक चीज डिफाइन करी जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए स्पेस सराउंडिंग इलेक्ट्रिक चार्ज इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। इसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ऐसा समझो ये जो इन्फ्लुएंस करता है कौन? चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम से नहीं आएगी, धीरे धीरे फील आएगी उसे। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली जो चार्ज अपनी जिस प्रॉपर्टी की वजह से, जिसकी वजह से इन्फ्लुएंस कर देता है वो बाकी चार्जेस को कि या तो पास आ जाए या दूर चल जाए, उस इन्फ्लुएंस को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ओ हो, तो थोड़ा फील करना पड़ेगा। ये दिखाई नहीं देता। इसको डिफाइन करने के लिए भी हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे आगे। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, उसकी पूरी प्रॉपर्टीज होंगी। जो चीज दिखाई नहीं देती, जैसे भगवान दिखाई नहीं देता पर होता तो है, जो हमें दिखाई नहीं देता हो वो नहीं होता हो तो कोई गारंटी नहीं है ना। तो हम उसका कोई प्रारूप बना लेते हैं, सबने अलग अलग बना लिया, पर फिजिक्स में एक ही जैसा है। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूके की अलग तरीके से हम सोचते हो और इंडिया की अलग तरीके से सोचते हो, ऐसा नहीं होता। बोलो क्लियर? हाँ सर। तो हमने बोला कि ये जो चार्ज होता है, ये जो चार्ज होता है इसका कोई तो इन्फ्लुएंस है। ये लाइंस पे भी मत जाओ तुम लोग, लाइंस अभी पढ़ाई नहीं है, बस कोई तो इन्फ्लुएंस होता है। अरे हाँ सर, ऐसे कोई तो इन्फ्लुएंस है। ये लाइंस के रूप में बस देखो, तुम तो ऐसे कुछ भी समझ सकते हो, मैं तुम्हें बताता हूं अच्छे से। ऐसे तुम तो ऐसे समझो कोई भी चार्ज है, इसका कोई तो इन्फ्लुएंस है। ऐसे ये इन्फ्लुएंस है, ये इसका इन्फ्लुएंस का स्फीयर है। अब वो कैसी शेप वेव होती है मुझे नहीं पता, उसको कैसे डिफाइन करते हैं बाद में करेंगे। पर मान लीजिए मैं इसके पास कोई टेस्ट चार्ज ले आऊं, इसे बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। अगर मैं इसके पास एक चार्ज लाऊं ये टेस्ट करने के लिए कि क्या इसका इन्फ्लुएंस है कि नहीं है, उसे बोलते हैं टेस्ट चार्ज। हमें ताकत क्यों की जाननी है, हमें टेस्ट चार्ज से लेना देना नहीं है, पर उसमें ताकत है कि नहीं ये जानने के लिए तो किसको लाना पड़ेगा ना, उसे बोलते हैं टेस्ट चार्ज। ओके, तो बोला गया कि इस चार्ज की वजह से जो इन्फ्लुएंस है, जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, इन्फ्लुएंस, उसको डिफाइन करा गया। इलेक्ट्रिक फील्ड ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसे बोला गया फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज। हो यानी कि फोर्स अपॉन क्यू नॉट। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, फोर्स अपॉन क्यू नॉट डिफाइन करा गया उसे। अगर इसे अपन आर वेक्टर बोलें तो फोर्स क्या है क्यू नॉट पर? के क्यू नॉट आर वेक्टर बाई मॉड ऑफ आर वेक्टर का क्यूब अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट ने क्यू नॉट को मार दिया। देखो इस क्यू का जो इन्फ्लुएंस आया वो आया बिल्कुल वैसा ही जैसा कि फोर्स में आता था, पर इसमें क्यू नॉट नहीं आया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। क्या है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या हो गई? न्यूटन पर कूलम। किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए कोई अगर आपसे पूछ ले कि आर दूरी पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आप फॉर्मूला लिखोगे के क्यू आर वेक्टर
और सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछ ले तो पुरानी कहानी जैसे के क्यू बाई आर स्क्वायर, और वेक्टर फॉर्म पूछ ले तो के क्यू आर वेक्टर बाई मॉड ऑफ आर वेक्टर का क्यूब। आर वेक्टर का एड वहां होता है जहां पे फोर्स लगता है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है। कंफ्यूज मत हो, मैं तुम्हें फील वाली डेफिनेशन बताऊं। फील वाली, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट फोर्स ऑन 1 कूलम। बिल्कुल सही बात सर। फोर्स इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ध्यान से समझो, तो ध्यान से देखो तो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स अपॉन क्यू नॉट। तो अगर क्यू नॉट की वैल्यू 1 ले लो, या फोर्स को ऐसे लिखो क्यू नॉट इंटू ई, तो अगर क्यू नॉट की वैल्यू 1 ले लो, अगर ई पता हो तो क्या क्यू नॉट से मल्टीप्लाई करके फोर्स आ जाएगा? अरे हाँ। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने बोला इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 न्यूटन पर कूलम, तो तू समझ गया 1 कूलम चार्ज रखूंगा तो 10 न्यूटन फोर्स आएगा। 1 कूलम चार्ज रखूंगा तो 10 न्यूटन फोर्स आएगा। के क्यू आर स्क्वायर। ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन। चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और आर में एक पैराबोलिक डिस्टेंस होता है, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट न्यूटन कूलम। इट इज नथिंग बट बच्चों न्यूटन कूलम। इसकी दिशा वही होगी, मतलब आप पॉजिटिव चार्ज छोड़ दो, पॉजिटिव चार्ज जिस दिशा में मूव करेगा उसी दिशा में ये मूव करेगा। क्लियर संतोष? जैसे कि अभी आपको बताता हूँ सुपर पोजिशन पे, जैसे सपोज करो यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज है ना, तो पॉजिटिव चार्ज में आप कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज छोड़ो तो दूर भागेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, दूर की तरफ। अब नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज छोड़ो तो इसके पास भागेगा, तो अगर नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी तरफ होती है और पॉजिटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड उससे दूर होती है। क्लियर ना गाइस? चलो, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इज नथिंग बट सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, एफ की तरह ही, जहां पे एफ है वहीं पे ई जाएगा। आ जाओ भाई, सिंपल सा सवाल। टू पार्टी चार्ज क्यू आर प्लेस्ड एट द टू वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ एच ए लेंथ ए, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट थर्ड वर्टेक्स। इससे आसान सवाल नहीं पूछ सकता, फटाफट बता दो। शर्म आ गई है? कोई वेक्टर फॉर्म की जरूरत नहीं, कॉमन सेंस से करिए, तुम कर सकते हो। एक ट्राइंगल के दो वर्टेक्सेस पे चार्ज रखे हुए हैं, क्यू और क्यू, 1 और 2, 3 वाली जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब वहां पे 1 कूलम मान लीजिए और फोर्स निकाल लीजिए। कर सकते हो तुम लोग? अरे हाँ सर, कर सकते हो। वो हुनर, वो काबिलियत तुम में है। अरे बता दो मेरे लाल। 1 की वजह से सर इधर कितनी सर, के क्यू बाई ए स्क्वायर। इसकी वजह से सर के क्यू बाई ए स्क्वायर। ये कितना सर, 60 डिग्री सर। क्या ये दोनों ई ई बराबर हो गए? अरे हाँ सर। क्या रिजल्टेंट जो होगा क्या बिल्कुल ऐसे बीच में होगा? अरे हाँ सर। क्या ई नेट होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस 2 ई स्क्वायर कॉस 60। व्हाट इज कॉस 60? व्हाट इज कॉस 60? 1/2। 2 ने 2 को मार दिया, √3e इज द करेक्ट आंसर। दैट इज √3 के क्यू स्क्वायर, के क्यू बाई ए स्क्वायर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, अलोंग द एंगल बाइसेक्टर। क्यों भैया? क्योंकि ई दोनों बराबर है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है? हाँ। अरे फोर्स का ही तो मापदंड है, फोर्स पर यूनिट चार्ज ही तो है वो। यस सर, गॉट योर पॉइंट सर। अब सोच ऐसे खूब सवाल बना सकते
तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या आएगी, के क्या ए स्क्वायर है ना, ये हो गया ई इधर हो गया, ई हो गया इधर, बीच में एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, तो क्या हो जाएगा ई स्क्वायर प्लस 2 ई स्क्वायर कॉस 60, तो क्या हो जाएगा √3/e, तो हो जाएगा √3 k³ ए स्क्वायर। क्लियर ना गाइस? किसी को डाउट इसमें गाइस? चलो अब कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, जैसे कि ये पेन एक कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उस केस में हमें क्या करना है गाइस, लैम्डा को हम लिखते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ, लैम्डा को क्या लिखते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है, ये होता है 1D में, अगर आपका बॉडी 1D में है तो ये होता है, और अगर आपकी बॉडी 2D में है तो क्या होता है, सिग्मा क्या होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, सिग्मा क्या होता है बच्चों चार्ज पर यूनिट एरिया। क्लियर ना गाइस? और अगर आपका ऐसे हुआ डेंसिटी में तो ये होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, क्या होता है बच्चों चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ये होता है 3D में। दोबारा से बता रहा हूँ 1D में होता है लैम्डा, 2D में क्या होता है सिग्मा, और 3D में क्या होता है बच्चों रो। क्लियर? आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज। देखो अगर कोई ऐसे होगा, ठीक है, तो सीधा सा डी क्यू लेना है, डी क्यू की वजह से क्या होगा, डी क्यू को हम कैसे लिख सकते हैं लैम्डा डी एक्स बाय आर स्क्वायर, तो हो गया के डी क्यू बाय आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू के लैम्डा डी एक्स बाय आर स्क्वायर। क्लियर ना गाइस? के लैम्डा डी एक्स बाय आर स्क्वायर, ये एक जनरल तरीका है लिखने का, पर क्वेश्चन ऐसे सॉल्व नहीं होंगे। देखो क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डार्क, मतलब ये आर क्या अल्फा एंगल बना रही है, कितना एंगल बना रही है अल्फा एंगल, रेडियस आर हो गया है ना, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होगी, आइए देखते हैं। कहते हो बात तो आपकी बिल्कुल सही है। तो अपन मान लो कि सेमी सर्कुलर रिंग की बजाय अपन जनरलाइज कर लेते हैं, तो मैं इसका थोड़ा छोटा तरीका बताऊंगा तो आपको अच्छा लगेगा। मान लो अपन सेमी सर्कुलर रिंग की बजाय पूरी रिंग ना लेके अपन कोई भी आर्क ऑफ द रिंग ले लें। क्या ले लें? आर्क ऑफ द रिंग। क्या ले लें? आर्क ऑफ द रिंग। मान लो आर्क ऑफ द रिंग है एल्फा, रेडियस है आर, और लेमडा तो अपना लेमडा है ही, लेमडा तो अपना लेमडा है ही, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ओके भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। चलो भाई, बहुत सुंदर, ये बात अपने को क्लियर हो गई। अब अपन क्या करें? अब देखो भाई, अच्छा भाई, अच्छा भाई, अब क्या करें, अब क्या करें? देखो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। ओ हो, अब देख, क्या करें? देखो इसको ना करने का एक तरीका बताता हूं ऐसे। देखो देख, मैं बताता हूं, इसको छोड़, अपन बताते हैं, अपन पूरा करते हैं एनिमेशन से, क्यों अपन खुद करेंगे। हाँ, ऐसे अपन ने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन ले ली सिमेट्रिकली, बढ़िया। अब अपन क्या करें, थोड़ा सा अगर अपने को दिमाग चलाएं तो अपन क्या करें कि अपन ना ऐसे इस वाली लाइन से थीटा पे जाके, एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन से थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट लें। इस डी थीटा एलिमेंट में डी क्यू चार्ज कितना है वो तो अपने को क्लियर है, लेमडा इंटू आर डी थीटा। आर डी थीटा क्या? आर्क लेंथ। आर डी थीटा क्या? आर्क लेंथ। ओ हो, बात तो एकदम क्लियर है, लेमडा आर डी थीटा। ओके, सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। इस डी क्यू की वजह से जो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ऐसे होगी, ये थीटा तो ये भी थीटा, और वो डीई कितनी होगी? वो होगी के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। अच्छा, तुम ध्यान से देखो तो इसी तरीके का एक एलिमेंट अगर इधर हो तो ये ऐसे भी आएगी। अरे हाँ, तो तुम्हें नहीं लगता कि ये डीई का जो हॉरिजॉन्टल, ये थीटा तो ये भी थीटा, क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कट जाएंगे? हाँ, क्या कंपोनेंट सिर्फ अलोंग द बाइसेक्टर बचेगा? तो इधर वाले को निकालने की आवश्यकता नहीं है, जैसा सेमी सर्कुलर रिंग में हुआ था।
जैसा सेमी सर्कुलर रिंग में हुआ था वैसे ही हमने इसको सिमेट्रिक ले लिया ऐसे, तो उससे ये हुआ कि हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट कट गए, जुड़े कौन से सिर्फ वर्टिकल वाले। ओ हो, तो तुम देखो क्या ई नेट इधर ही आएगा और क्या वो इंटीग्रेशन डीई कॉस थीटा होगा, पहले ये बात समझो। डी साइन थीटा कट जाएंगे, डी साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, डी साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ई नेट इक्वल टू इंटीग्रल डीई कॉस थीटा, इंटीग्रल डीई कॉस थीटा। ओ माय गॉड, नाउ लेट मी टेल यू डीई कितना, ये रहा के डी क्यू, बहुत बढ़िया। तो अपन इसको ध्यान से देखते हैं, आ जाओ भाई। के लेमडा आर डी थीटा बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा, ओके, इंटीग्रेशन आर ने आर को मार दिया, के लेमडा बाई आर कॉस थीटा डी थीटा, लिमिट। अब बताओ तुम लोग थीटा कहां से लिया है? सर एंगल बाइसेक्टर से। अगर एंगल बाइसेक्टर से लिया है तो ध्यान देना, एंगल बाइसेक्टर से अगर लिया है तो ये थीटा चालू होगा अल्फा बाई 2 इधर से अल्फा बाई 2 इधर तक, यानी कि माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2। थीटा इधर से चालू हो रहा है, एंगल बाइसेक्टर लिया तो माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2। यस सर, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है सर। तो माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा? इंटीग्रेशन ऑफ cos theta is sin theta, तो दिस इज sin theta लिमिट माइनस अल्फा बाई 2 से अल्फा बाई 2, सो k लेमडा बाई आर साइन अल्फा बाई 2 माइनस साइन ऑफ माइनस अल्फा बाई 2, माइनस बाहर आ गया तो 2 साइन अल्फा बाई 2। ओ हो, यानी कि रियल फॉर्मूला आया 2k लेमडा बाई आर साइन अल्फा बाई 2। ऐसे याद होना चाहिए, देख अपने आप सब आ जाएगा, अपने आप। डायरेक्शन ई नेट ऐसे अलोंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और रे हाँ सर, और ये है अल्फा। तो कोई भी रिंग का अगर एक हिस्सा भी हो तब भी आपको ई नेट याद होना चाहिए। और हाँ सर, बस इतना याद रखना, अलोंग द एंगल बाइसेक्टर होगी ई नेट, बिल्कुल सही, प्लस होगी तो दूर जाते हुए और माइनस हुई तो पास आते हुए, बस ये भी देख ले भले। तो अगर माइनस हुई तो इधर, अगर माइनस हुई तो इधर, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। हाँ सर, बात So we have dq is equals to lambda r d theta. Clear na? So d is k dq by r square. So it is lambda r d theta by r square. So it is de cos theta. What it is, bachcho? De cos theta. Because why? De sin theta will cancel out. De sin theta will cancel out, guys. This will cancel out this. Clear na, guys? So we have def k lambda r d theta r square. So we got 2k lambda r sine alpha by 2. Is it clear, guys? अरे बच्चों हाँ की ना? संतोष कह रहे हैं रिपीट करो। देखो संतोष, इसमें हमने क्या करा है भाई, डी क्यू किसके बराबर है? लैम्डा आर डी थीटा के। ये डी क्यू किसके बराबर है? लैम्डा इंटू डी एक्स। सो इट इज लैम्डा आर डी थीटा। क्लियर ना गाइस? तो डीई क्यू कैसे लिख सकते हैं? के डी क्यू बाय आर स्क्वायर, है ना?
और डी क्यू की वैल्यू ये उठा के डाल दी, लैम्डा आर डी थीटा, क्लियर ना गाइस, इनटू कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि कॉस थीटा वाला कंपोनेंट ही ऐड होगा भाई, साइन थीटा वाला एक तो इधर आएगा, एक साइन थीटा वाला इधर आएगा, इसने इसको काट दिया, ठीक है। तो हो गया के लैम्डा आर माइनस अल्फा बाय टू टू प्लस अल्फा बाय टू कॉस थीटा डी थीटा। इंटीग्रेट कर दो तो हो जाएगा टू के लैम्डा आर साइन अल्फा बाय टू, टू के लैम्डा बाय आर साइन अल्फा बाय टू, क्लियर ना गाइस। लिमिट कैसे आई? देखो ये डी क्यू कहाँ हो सकता है, या तो ये यहाँ होगा लैम्डा बाय टू तक, या फिर ये यहाँ होगा माइनस लैम्डा बाय टू। एक एंगल क्लॉकवाइज मीजर हो रहा है इसलिए माइनस लैम्डा बाय टू, एक एंटी क्लॉकवाइज मीजर हो रहा है इसलिए प्लस लैम्डा बाय टू। भाई समझ गए ना, लैम्डा बाय टू माइनस माइनस लैम्डा अल्फा बाय टू, अल्फा, समझ गए ना, समझ रहे हो ना संतोष, ये हो गया अल्फा बाय टू और ये क्या हो गया माइनस अल्फा बाय टू। अगर देखें 90 डिग्री पे देखें या 180 डिग्री पे देखें तो ये वैल्यू आती है अल्फा की डालने पे, अल्फा की वैल्यू डालो इसमें 90 डालो या फिर अल्फा डालो 180, और अगर अल्फा तुमने 2 पाई डाला तो ये जीरो आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी बच्चों, जीरो। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तो जीरो होती है सेंटर पे, लेकिन अगर एक्सिस देखें, अगर क्या देखें एक्सिस, उस पे क्या होती है, आइए देखते हैं। फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। चल मैं एक काम करता हूं, तेरे को एक कहानी और अच्छी सुनाता हूं। या चल इसको बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आजा पहले मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछूं कि अगर एक रिंग है, याद करो अपन पहले भी कर चुके हैं थोड़ा सा, कि अगर कोई ऐसी रिंग है अपनी प्लस 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 प्लस, इसके सेंटर पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? बोलो सेंटर पर। सेंटर कॉमन सेंस से बोल सकते हो। अगर पूरी रिंग है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो बताइए उसके सेंटर पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? एक रिंग है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो बताइए उसके सेंटर पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? सर जीरो। क्यों भैया? इस वाले का इधर, इस वाले का इधर, सबका कटता जाएगा। एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रिंग के सेंटर पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। हाँ सर बिल्कुल होगी सर। एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इसके सेंटर पर रिंग पे क्या होगी? सर जीरो। बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है। ठीक सर, क्लियर सर। ठीक, पर सोचो अगर मैं इस रिंग का सेंटर में लेके एक्सेस ले लूं, एक्सेस पे जीरो होगी क्या? नहीं। एक्सेस पे मान लो ऐसे रिंग यहां पे, क्या यहां जीरो होगी क्या? नहीं, वो निकाला जाएगा, वो निकाला जाएगा एट द सेंटर जीरो। हम जानते हैं, हाँ समझ गए तो हम, एट द सेंटर जीरो। हो लो भैया, बाय सिमेट्री जीरो। पर अगर एक्सेस लें तो ये वाला सवाल, अब मैं बताऊंगा पूरा, ध्यान से सुनना अच्छे से, बस इतना समझो तुम तो। इसको ऐसे देखो, देखो ध्यान से, ये अपनी रिंग है ऐसे, है ना ये। अब समझो मान लो मुझे यहां से इससे एक्स दूरी पे थोड़ी फील करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अपन क्या करें कि इस रिंग का ऐसे अगर समझो तो एक एलिमेंट ले लें डीएल छोटा सा। अच्छा इसको यहां देखो तो ऐसे दिखेगा वो डीएल। ठीक, ये रिंग ऐसे देख रहे हैं अपन यूं,
ये साइड व्यू है ना? ओके, ये फ्रंट व्यू है। ऐसे डीएल ले लें, ठीक सर। इस डीएल में सोच के देखो तो टोटल चार्ज कितना है, क्यू, रेडियस है आर, बिल्कुल सही। तो लेमडा कितना हुआ, क्यू बाई 2πr। तो इस डीएल में मान लो डी क्यू चार्ज है, तो डी क्यू कितना हुआ, लेमडा इंटू डीएल, यानी कि क्यू बाई 2πr इंटू डीएल। हाँ सर, क्यू बाई 2πr इंटू डीएल, बिल्कुल सही बात, क्यू बाई 2πr इंटू डीएल। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। ओके, क्यू बाई 2πr इंटू डीएल। इस डी क्यू चार्ज की वजह से सोचो, इस डी क्यू चार्ज की वजह से इस जगह पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो इधर होगी। ये तो बात क्लियर है कि अगर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है तो तोड़कर जोड़ना पड़ेगा। और हाँ सर, इधर होगी। मान लेते हैं ये दूरी आर है, मान लेते क्या हो तो है ही, ये एंगल थीटा, ये भी थीटा, ये डीई। क्या ये डीई होगा के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। पर आर क्या है, एक्स आर की आर है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही। क्या देखा, लेमडा क्यू बाई 2πr, तो डी क्यू क्या हो गया, लेमडा डीएल क्या हो गया बच्चों, लेमडा इंटू डीएल। सो डी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू बाई 2πr इंटू डीएल। क्लियर ना गाइस? तो डीई ये आ गया, डीई इज इक्वल्स टू के डी क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, और आर को मैं कैसे लिख सकता हूँ बच्चे, आर इज नथिंग बट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर ना गाइस? ठीक है, आगे देखते हैं। अब क्या, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखें, हमने छोटा सा टुकड़ा करा डीएल। अच्छा, छोटा सा टुकड़ा डीएल है ना, इनफाइनाइटली छोटा। अब सोचो इस डीएल को हिलाओ, इधर की बजाय इधर, इधर की बजाय इधर, इधर की बजाय इधर, इधर बजाय इधर। ध्यान से सोचो तो क्या डीई चेंज होता जाएगा? जैसे अगर मैं बोलूं कि डीएल यहां की बजाय यहां होता, तो सोच ये डीई इधर होता। अरे हाँ सर, बात तो आपकी सही है सर। अब सोचो, यानी कि डीई के, इस डीई के दो कंपोनेंट करने चाहिए, एक इधर डीई कॉस थीटा और एक इधर डीई साइन थीटा। अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो ये वाला कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी अभी समझाया, इधर डीई तो इधर भी डीई। क्या ये डी का वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर आएगा और इधर डी कॉस थीटा तो जुड़ेगा, पर डी साइन थीटा कट के 0 हो जाएगा, तो डी साइन थीटा को लिखे ही क्यों? अरे हाँ, यानी कि अगर हम एक बात और ध्यान से समझ में आई कि जो रिंग है ना, रिंग जो अपनी क्या है, रिंग, ऐसे ये जो अपनी रिंग है ना, रिंग, इस रिंग के ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ही आती है। कैसे आती है? अलोंग द एक्सिस। अरे हाँ, क्योंकि भैया डी साइन थीटा तो कट ही जाता है। प्रूफ फिर इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है वो तो। अरे हाँ सर, बात तो आपकी सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस होगी और डी कॉस थीटा का समेशन होगी। ओके, तो ई नेट क्या होगा? पहली बात, अलोंग द एक्सिस होगा, बिल्कुल सर समझ आ रहा है, और इंटीग्रेशन ऑफ डीई कॉस थीटा होगा। अच्छा सर, अब इंटीग्रेशन ऑफ डीई कॉस थीटा को समझने का प्रयास करें, आपको बात अच्छी लगेगी। ध्यान से देखो, डीई की वैल्यू कितनी, ये रही, डी क्यू की वैल्यू कितनी, ये रही, क्यू बाई 2πr डीएल। ध्यान समझना, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल। ध्यान से देख, डी की वैल्यू ये रही, के इंटू डी क्यू की वैल्यू क्यू बाई 2πr आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर।
इंटू डीएल। अच्छा अच्छा, कॉस थीटा की कितनी वैल्यू है इस ट्राइंगल से देखो। कॉस थीटा की वैल्यू है सर एक्स बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अरे हाँ सर, अब देख, इंटीग्रेशन ऑफ के क्यू एक्स बाई 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू डीएल। अरे हाँ सर, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है। सही चल रहा है क्या? अब ध्यान देखो जो पूछने वाला हूं, इस पूरी टर्म में कौन वेरिएबल है जो डीएल को चेंज करने पर चेंज हो? इस वाली जगह में कौन वेरिएबल है जो डीएल को चेंज करने पर चेंज हो? के नहीं, क्यू नहीं, 2 पाई नहीं, आर नहीं, एक्स, हाँ नहीं, एक्स भी कांस्टेंट है। ऐसा मत सोचो एक्स हमेशा वेरिएबल है। अरे दूरी कहां चेंज कर रहे हैं हम, दूरी तो फिक्स्ड है। डीएल चेंज करोगे तो एक्स भी तो फिक्स्ड है। अरे हाँ, ये तो सारी टर्म फिक्स्ड है। ओ माय गॉड, यानी कि के क्यू एक्स बाई 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटीग्रल डीएल। सब बाहर आ गया। सब क्या आ गया? बाहर। अरे सब क्या आ गया? बाहर। हाँ सर, सब बाहर आ गया सर, सही बोल रहे हो आप सर, बिल्कुल शानदार। ओ माय गॉड, अगर ऐसा है अब तो लिमिट सिर्फ डीएल की। डीएल तो सर पेरीफेरी पे चल रहा है। क्या डीएल इनिशियली 0 था, पर अगर पूरे चक्कर में घूमेंगे तो क्या 2 पाई आर होगा? हाँ, पूरी रिंग पे अगर घूमोगे तो डीएल क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। तो 0 से 2 पाई आर, तो डीएल इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई आर। क्या इसकी टोटल वैल्यू आ गई 2 पाई आर? अरे हाँ सर, तो सोचो, 2 पाई आर ने 2 पाई आर को मार दिया और ई नेट निकल के आया कितना? के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। रात को 2 बजे भी ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। रात को 2 बजे भी ये फॉर्मूला याद होना। सो व्हाट वी गो, हमें यहाँ क्या मिला बच्चों? के डी क्यू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना? तो इसको cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो के डी क्यू को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चे? क्यू इंटू डी एल बाय 2 पाई आर। भाई क्यू डू बाय 2 पाई आर लैम्डा हो गया, क्लियर ना? cos थीटा वाला कंपोनेंट कैंसिल कर देगा, इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा? के क्यू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। इसमें किसी को डाउट बच्चों? यस, तिलक, अमित, समझा, सदुचारा, संदीप, संतोष, अभय, क्लियर बच्चों? डी क्यू की जगह लिख दिया ना, डी क्यू इज नथिंग बट लैम्डा इंटू डी एक्स। तो लैम्डा क्या है? क्यू बाय 2 पाई आर इंटू डी एक्स। 2 पाई कैसे कटा? डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा? 2 पाई आर होगा ना, तो ये 2 पाई से ये 2 पाई कट जाएगा और आर भी कट जाएगा, इस आर से ये आर कट जाएगा। क्लियर जॉन को? अमित पटेल, जॉन को क्लियर बच्चों? चलो भाई, ई नेट ये हो गया। अगर आर की वैल्यू बहुत कम है एक्स से, आर की वैल्यू बहुत कम है एक्स से, तो क्या हो जाएगा? के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा? के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। क्लियर ना गाइस?
तो आपका ई नेट है के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आप इसे डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में डी ई बाय डी एक्स करते हैं तो ये एक्स किसके बराबर आता है प्लस माइनस आर बाय रूट टू। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आती है, यहाँ पे क्या आती है मैक्सिमम वैल्यू। इस आर बाय रूट टू को तुम इधर पुट कर दो तो आ जाएगा टू के क्यू 3√3 आर स्क्वायर। क्या आ जाएगा 2k क्यू 3√3 आर स्क्वायर। क्लियर ना गाइस? समझा? अभय को समझ गए? क्लियर ना गाइस? ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम आती है, यहाँ पे देखो आर बाय रूट टू और इस आर बाय रूट टू पे यहाँ पे मैक्सिमम है और यहाँ पे मैक्सिमम है। क्लियर ना गाइस? नहीं आया? आया या नहीं आया? अभय क्या नहीं आया इसमें? माइक यूज करो, बताओ या टाइप करो चैट में। यस अभय, क्या नहीं आया बच्चे? भाई एक आपको फंक्शन दे रखा है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो आपको एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट, है ना? तो डिफरेंशिएट करोगे तो पहले एक्स का डेरिवेटिव 1 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस एक्स एडिसिव और इसका क्या आएगा रूट 3/2 यहाँ आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो r बाय 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x क्या हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर बाय रूट टू। तो x क्या हो जाएगा r बाय रूट टू। एक्स क्या हो जाएगा बच्चों r बाय रूट टू। क्लियर हुआ है? नहीं क्लियर हुआ? बताओ क्या क्लियर नहीं हुआ? डिफरेंशिएट करें ना, मैक्सिमम वैल्यू अगर एफ एक्स की निकालनी हो तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे। एफ डैश एक्स मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव जहां पे जीरो होता है जब भी तो मैक्सिमम वैल्यू निकलती है। मैक्सिमम मिनिमम आपने मैथ में पढ़ा होगा या फिर बेसिक मैथ जो चैप्टर है फिजिक्स का उसमें पढ़ा होगा। क्लियर हुआ भाई? तो बस वही करा है हमने, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, u बाय वी का रूल लगा दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर डिस्क की वजह से देखें तो डिस्क की वजह से ये होता है, अगर डिस्क लें, रिंग की बजाय क्या लें डिस्क, तो ये होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 1 माइनस एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो हो गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। क्या हो गया बच्चों? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। अगर एक्स बहुत बड़ा है, अगर आर एक्स से बहुत बड़ा है ना, मतलब बहुत ही बड़ी डिस्क है, तो ये हो जाता है, तो ये हो जाता है। क्लियर ना? तो ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, तो हो जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। क्या हो जाएगा बच्चों? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। क्लियर? इस में डाउट? ये फॉर्मूला कहाँ से आया, इसकी डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है। कर सकते हो, कई बुकों में दे रखी है, रिंग लेके वो कर देते हैं, पर ऐसी कोई खास जरूरत नहीं है। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट। देखो मैं कराऊंगा ढंग से। और हमको हमको एक कोई जनरल पॉइंट ले लिया, कोई भी ऐसे फाइनाइट रॉड है, ठीक सर बिल्कुल है। हमने उस रॉड से एक कोई भी जनरल पॉइंट ले लिया, कोई भी, ये रहा, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अच्छा, उस पॉइंट की परपेंडिकुलर दूरी d इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस
ऑफ पॉइंट फ्रॉम रॉड। ओ हो, इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ओके, अब अपने को क्या क्या पता होना चाहिए? देखो, लेमडा कूलम पर मीटर तो इस पे चार्ज है। इस एंगल को जो ये परपेंडिकुलर बनाया ना, उससे एंगल ये माना गया θ1, ये माना गया θ2। ध्यान सुनना अच्छे से, ये कितना माना गया θ1, ये कितना माना गया θ2। ठीक सर, अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। ओके, अब सोचो, हमसे बोला गया कि इस रॉड की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। तुम्हें नहीं आएगा इसका प्रूफ, मैं बताऊंगा पूरा, ध्यान से सुनना, समझ आ जाएगा, बड़ी बात है। अच्छा, इस रॉड की वजह से इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। अच्छा, ये जो रॉड का अपर एंड है वो इसके परपेंडिकुलर से, ये परपेंडिकुलर ना ऐसे डी, ये इसके परपेंडिकुलर से ऊपर θ1 एंगल बना रहा है, नीचे θ2 बना रहा है। ओके सर, समझ आ गया। अब हमने सोचा यार डिस्ट्रीब्यूटेड मास, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, तोड़े बिना काम चलने वाला नहीं है। ओके, तो हमने क्या करा, इसको बोला कि ऐसे y पे, यहां से इस जगह से y पे जाके dy का एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया। अच्छा, बढ़िया बात। इसको ऐसे भी सोचा जा सकता है, ध्यान समझना, स्टैंडर्ड प्रोसीजर, फिर मैं कह रहा हूं मेरे को सिखाना है आपको। आप ऐसे थीटा पे जाके डी थीटा का एक छोटा सा एलिमेंट ले लो जो रॉड पे जाके dy बनाएगा। ओ हो, y पे जाके dy मान लो या थीटा पे जाके डी थीटा बना लो, ये थीटा पे जाके डी थीटा जो बनेगा वही dy बनाएगा। ओके सर, स्टैंडर्ड तरीका है, ध्यान से सुनना, घबराना मत, प्रूफ अच्छा है और सिखाऊंगा पूरा। ओके, इस dy लेंथ में कितना चार्ज है? लेमडा इंटू dy इज dq। अगर मैं सिर्फ इसको देखूं तो आपको ये समझ में आएगा कि d दूरी पर यहां पर एक dq चार्ज है। ये दूरी y है और ये एंगल थीटा है। बिल्कुल सही। देखो तो इस dq की वजह से छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो होगी dE। बिल्कुल सही सर। और वो भी एंगल थीटा बना रही होगी। बिल्कुल सही सर। अच्छा सर, इस डी की वैल्यू क्या होगी? सर डी की वैल्यू होगी के डी क्यू बाई किसी भी, अब डी क्यू तो पॉइंट चार्ज हो गया ना, तो छोटी सी डी क्या होगी? के क्यू बाई आर स्क्वायर। आर क्या? डी नहीं, आर तो ये है। हाँ सर, तो आर की वैल्यू कितनी? ध्यान से देखो, आर की वैल्यू है डी सेक थीटा। अरे हाँ सर, तो क्या के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, या फिर लिख लो के डी क्यू। अच्छा, डी क्यू को क्या लिख सकते हैं सर? लेमडा डी वाई बाई आर स्क्वायर, दैट इज डी सेक थीटा का होल स्क्वायर। अरे हाँ सर, ये कहानी लंबी जाएगी, अभी ध्यान से सुनना अच्छे से, ये कहानी लंबी जाएगी। अच्छा, अब हमें एक बात सर ने बोली, क्या सिखाई? कि जिस चीज को, ये हमें बताया गया कि अगर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज हो तो तोड़ लो और तोड़ने के बाद उसे जोड़ो। अरे पर जिस चीज को हम जोड़ रहे हैं वो तो वेक्टर है। अगर वेक्टर हो तो ध्यान देना पड़ेगा कि एलिमेंट चेंज करने पर क्या डी की डायरेक्शन चेंज हो रही है? हाँ, एलिमेंट चेंज करने पर डीई की डायरेक्शन चेंज हो रही है। हाँ, अगर मैं dy को ऊपर नीचे करूं तो क्या डी की डायरेक्शन चेंज होगी? क्योंकि dy को ऊपर नीचे करोगे तो थीटा चेंज होगा, तो डी की डायरेक्शन चेंज होगी। अगर ऐसा हो रहा हो, एलिमेंट चेंज करने पर डी की डायरेक्शन चेंज हो रही हो, तो तोड़ कर छोड़ो। अरे हाँ सर, यानी कि डी को आप डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, यानी कि डीई को के दो एलिमेंट करो, एक करो इधर डीई कॉस थीटा
एक करो इधर डीई साइन थीटा, ओ माय गॉड, डीई कॉस थीटा, कुल हर छोटे एलिमेंट के डीई कॉस थीटा को जब जोड़ोगे तो क्या वो हॉरिजॉन्टल का नेट दे देगा? हाँ, हॉरिजॉन्टल ना रटकर आप ऐसे रटो कि इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू द रॉड इज इंटीग्रेशन ऑफ डीई कॉस थीटा। पहले बताओ ये बात चमकी। कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू रॉड, मैंने ई परपेंडिकुलर क्यों लिया? क्योंकि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल चेंज हो जाएंगे अगर रॉड ऐसी की बजाय ऐसे रखा होगा। तो ई परपेंडिकुलर, ई परपेंडिकुलर मतलब कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज perpendicular to the rod is E perpendicular, that is integration dE cos theta. And what is E parallel? It is integration dE sin theta. Oh my God, बात तो सर आपकी सही है। अच्छा, पर अभी डी में भी लफड़ा है, ऐसे डायरेक्ट नहीं। थीटा क्लियर ना गाइस? सेक्स स्क्वायर से सेक्स स्क्वायर गया, डी से डी गया, तो आ गया के लैम्डा बाय डी। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है डीई, इसके दो कंपोनेंट होंगे, डीई कॉस थीटा और डीई साइन थीटा। पर अभी डी में भी लफड़ा है, ऐसे डायरेक्ट नहीं। ध्यान से देखो, यहां पे कॉस थीटा थीटा वेरिएबल आ रहा है। अच्छा, डी में देखो तो थीटा भी वेरिएबल है, वाई भी वेरिएबल है। थीटा एंड वाई बोथ आर वेरिएबल। अच्छा समझो, जब मुझे थीटा कॉस थीटा साइन थीटा आना है तो इधर जो वेरिएबल आएगा कॉस थीटा में वो थीटा होगा और साइन थीटा में थीटा होगा। मतलब डी में भी जो वेरिएबल बचना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ थीटा बचना चाहिए। हाँ, पर वाई भी वेरिएबल है। इस ट्राइंगल से देखो, यहां से क्या टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई डी, मतलब क्या वाई इक्वल टू डी टेन थीटा? अरे हाँ सर, बात तो आपकी सही है। क्या मुझे इस इक्वेशन में dy चाहिए? हाँ, तो क्यों ना इसे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो क्या लिखा जाएगा? dy बाई डी थीटा इक्वल टू डी ऑफ टेन थीटा बाई डी थीटा। टेन थीटा का डिफरेंशिएशन नहीं याद है, मैं बता रहा हूं, नहीं याद है, मैं बता रहा हूं, याद होना चाहिए। टेन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, तो देखो इसे क्या लिखेंगे? dy इक्वल टू डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। यस सर, गॉट योर पॉइंट सर। dy की वैल्यू कितनी आई? डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। dy की वैल्यू कितनी आई? डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। यस सर, इस dy को उठाकर ऊपर रख दो, रखो, के लेमडा डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा ने सेक स्क्वायर थीटा को मार दिया, डी ने डी को मार दिया, सो डीई की छोटी सी वैल्यू आई के लेमडा बाई डी, के लेमडा बाई डी डी थीटा। ओ हो, कितनी आई? के लेमडा बाई डी डी थीटा। इतनी सी वैल्यू आ गई डी की। अब हमें डी को उठाकर यहां रख देना है, प्राण निकल गए आधों के, तो यहां रखो। तो ई परपेंडिकुलर क्या बन गया? के लेमडा बाई डी तो कॉमन आ गया, इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा, और ई पैरेलल में चलो तो के लेमडा बाई डी फिर कॉमन आ गया, इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार सर। ई परपेंडिकुलर, ई पैरेलल, बहुत बढ़िया। अब क्या करें? कुछ मत करो, सुनते चलो, बढ़ते चलो, देखो रे भाई, वाह रे भाई, आओ। अब लिमिट किसकी है भाई?
थीटा की। लिमिट किसकी है? थीटा की। थीटा की लिमिट कैसे लगाएं? सोच, रॉड का लोअर एंड कब चालू हो रहा है? यहां पे थीटा कहां से नापा? देखो, आपने थीटा, ध्यान देना, आपने नापा परपेंडिकुलर से। सोचो पर रॉड कब चालू हो रही है? जब इस थीटा को अपने को नीचे ले जाना पड़ा। अगर इस डायग्राम के हिसाब से चले तो थीटा को कहां ले जाना पड़ा? नीचे। और हाँ सर, कहां ले जाना पड़ा? नीचे। लो भाई, यानी कि -θ2 से लिमिट लगी θ1। ऊपर कितना ले जाना पड़ा? θ1 तक। ऐसे यहां कितना ले जाना पड़ा? -θ2 से θ1 हो, तो लिमिट तो सेम है। अरे हाँ सर, तो ई परपेंडिकुलर के लेमडा बाई डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन सर साइन थीटा। लिमिट -θ2 से θ1, के लेमडा बाई डी साइन थीटा का इंटीग्रेशन सर माइनस कॉस थीटा, -θ2 से θ1। अरे हाँ सर, चलो आ जाओ, ई परपेंडिकुलर के लेमडा बाई डी साइन θ1 माइनस ऑफ साइन माइनस θ2। साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ध्यान से देखो, साइन θ1 प्लस साइन θ2। अरे हाँ सर, और ई पैरेलल देखो, के लेमडा बाई डी माइनस कॉस थीटा। तो देखो, अच्छा कॉस ऑफ माइनस थीटा तो कॉस थीटा ही होता है, तो कॉस θ1 माइनस कॉस θ1 माइनस ऑफ माइनस कॉस θ2, तो कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। ओ माय गॉड भाई साहब, इतने खतरनाक फॉर्मूले आते हैं दो। पैरेलल इक्वल टू ई परपेंडिकुलर, ई पैरेलल इज इक्वल्स टू ई परपेंडिकुलर। बाकी बच्चों को भी टफ लगा प्रूफ?